बिल्कुल पीजी। ऐसे में आज का दिन भारत के लिए, भारत रूस रिश्ते के लिए काफी मायने रखता है। जिस कदर ये दौरा जहां पे सबकी नजरें टिकी हुई है, बहुत मायने ये रखने वाला है। ऐसे में अगर बात की जाए तमाम पिछले दिनों की, अमेरिका के दबाव के बाद ये दौरा अपने आप में और भी अहम माना जा रहा है। कैसे देखते हो? देखिए, अभी का जो दौरा है ये बाकी सब दौरों से डिफरेंट है। हमारा रूस से दशकों का रिलेशन है। और अगर आप 1971 की बात करें, जब अमेरिका ने हमें अपने 7th फ्लीट से डराया था, तो तब रशिया ने बोला भाई हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लगभग लगभग आप देखिए, रूस ने अमेरिका से पंगा ले लिया था। पूरा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता हमारे चक्कर में। दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में आपको ऐसे दोस्त मिलते नहीं। यहाँ सब काम लेन देन का, पैसे का है। अमेरिकन से जितनी भी आपकी रिलेशन है बड़ी ट्रांजिशनल होती है। जी आज पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ। कल को पैसे नहीं दोगे, अच्छा आप ज्यादा दे रहे हो तो आपसे काम करना शुरू कर देंगे। पर ये जो मित्रता है, ये जब यूएसएसआर था और फिर रशिया बना, यूएसएसआर टूटा, ये मित्रता, ये रिलेशन अब दशकों से चला आ रहा है। और अभी वास्तविकता ये है अनामिका जी कि हमारा जो 70% मिलिट्री हार्डवेयर हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं रशिया से आता है। हमारी 70% डिपेंडेंस मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य से रशिया पे है। अब देखिए, पीछे ट्रंप ने जो हम पे टैरिफ लगाया वो किस लिए लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया कि भारत रशिया का तेल खरीदता था। मेन रीजन उसका था कि रशिया और भारत की जो दोस्ती है, जो एक समन्वय है, इसको मैं तोड़ूं। भारत रशिया से हटके अमेरिका के नीचे आ जाए। और अमेरिका, आप जानते हो, आज दोस्त कल दुश्मन, परसों मैं तो तन्नू जानता ही नहीं, वैसी वाली बात है। तो ये वाली परिस्थिति से भारत ने कहा भैया आपको टैरिफ लगा रहा, जो करना करो, हमारी और रशिया की दोस्ती नहीं टूटेगी। क्योंकि देखिए, ऊपर की 4 कंट्रियां हैं, इंडिया, रशिया, चाइना और इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका। अगर 2 कंट्रियों में ऐसी दोस्ती हो जाए, मतलब कृष्ण सुदामा वाली, यानी कि रशिया और इंडिया में, तो ये जो बाकी 2 कंट्री हैं इनमें कभी भी आपस में समन्वय बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका है वो चाइना का दोस्त कभी नहीं बन सकता। उसका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है तेरा नंबर 1 शत्रु चाइना है। और रशिया का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है भाई तेरा नंबर 1 शत्रु चाइना है। और विदाउट हेजिटेशन इंडिया का भी नंबर 1 शत्रु चाइना है। अगर 4 में से 2 की मित्रता हो गई, बाकी 2 की हो ही नहीं सकती। ये 2 की मित्रता एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाती। क्यों? भारत एक ऐसी शक्ति है अनामिका जी, जो केवल इकोनॉमी ही पावरफुल नहीं है, धीरे 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 भारत की मिलिट्री भी पावरफुल हो रही है। अभी जो एशिया का पावर इंडेक्स आया था उसमें हमारी रेटिंग नंबर 3 है। नंबर 1 है आपका अमेरिका, नंबर 2 था चाइना, नंबर 3 है हमारा। 40 पॉइंटों पे हम एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहे हैं। और हमारे पास अभी 100 साल का ग्रोथ बाकी है, 100 साल का। तो ये अगर मैं टेड क्रूज को कोट करूं, उसने खुद कहा था, जो यहाँ पे हमारे भारत में उनके अमेरिका का एम्बेसडर है गोरंस्की, उसे कहा था भाई एक बात बता, ये वक्त की बात है कि भारत नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। ये होना ही होना, तुझे भी पता मुझे भी पता। अच्छा, ये भी रिपब्लिकन है, ये भी प्रेसिडेंशियल रेस में इलेक्शन लड़ने वाला बड़ा सीनियर लीडर है। कहता तुम जो भारत के साथ जो 19-20 का खेल खेल रहे हो, क्या ये अमेरिका और अमेरिका के हितों के लिए अच्छा है? क्या तुम्हें ये नहीं पता? उसकी मतलब मुंह पे ताला लग गया। अब देखिए, भारत और रशिया का अब की बार का जो समिट है, ये जो ट्रंप ने जितने भी तीर चलाए, इस दोस्ती को, इस रिलेशन को बर्बाद करने के लिए चलाए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अमेरिका की रिलेशन एक तो ट्रांजिशनल होती है। आज आपका दोस्त कल बोलेगा फील्ड मार्शल मेरा बहुत बड़ा भाई है। तो अब हमारी तो दोस्ती चली बहुत अच्छी थी। दूसरी चीज इसमें हो गई, अब जो व्यापार है ये केवल हथियारों को लेके नहीं है। मैंने MH1 पे कहा था, ये करीब 10-15 पहले दिन की बात है। मैंने कहा डॉक्टर जयशंकर साहब गए रशिया, हमारा रशिया के साथ अभी व्यापार है जी $66 बिलियन का। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमें इसको $100 बिलियन लेना है। $100 बिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है व्यापार में। कह रहा जी हमें $100 बिलियन लेना है। अब रशिया की समस्या या जो भी कहिए, एक डिजाइन उसका है। रशिया मिलिट्री पावर था, है और रहेगा सुपर पावर। रशिया कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं था, शायद ही ना बन पाए आने वाले टाइम में। पर मिलिट्रली वो हमेशा सुपर पावर रहेगा। और अमेरिका की काट पूरी रशिया के पास है। अब जो हम धीरे धीरे रशिया से व्यापार बढ़ा रहे, चीजों को आगे बढ़ा रही है, अमेरिका को पसंद नहीं है। अब उन्होंने पीछे ऑयल पे सैंक्शन लगाया। अगर ऑयल पे सैंक्शन लगाते, अगर हम आधा रशियन ऑयल भी नहीं लेते, तो ये व्यापार करीब 20-22 बिलियन डॉलर घटेगा। पर हमने उनको क्या कहा जी, हमें आप तक अब व्यापार लेना है $100 बिलियन। तभी जियो पॉलिटिक्स में एक सनसनी मच गई थी। 66 में से आप निकालिए 20-22 बिलियन, तो बचा करीब 40-42 बिलियन। तो भाई 60 बिलियन में भारत रशिया के साथ क्या कर रहा है? अब 60 बिलियन का अमाउंट बहुत बड़ा है। अब चीजें आती है, देखिए, एक तो मिलिट्री में आपके समझौते होने हैं, ठीक है जी। Su-57 को लेके बात हो रही है, मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ थोड़ी देर में।
तो एक तो मिलिट्री में समझौते रहे, फार्मा में, स्पेस में और आपकी एग्रीकल्चर में, और बहुत बड़ा समझौता होने वाला है मोबिलिटी, मैन मोबिलिटी। मैन मोबिलिटी का मतलब है भारत और रूस में लगभग लगभग ये तय है 10 लाख लोग भारत से जाके रशिया में रहेंगे। 10 लाख लोगों को स्पेशल वीजा, रेजिडेंशियल परमिट वगैरह मिलेगा, जबकि रशिया बाहर वालों को वीजा वीजा देने में बड़ा हिचकिचाता है, वर्क परमिट देने में बहुत ही हिचकिचाता है। इन 10 लाख लोगों में जो रशिया की इंडस्ट्री है, जो रशिया की उत्पादन की क्षमता, उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि रशिया भी समझ गया कि यार केवल आर्म्स और ऑयल पे डिपेंड करके हमारा दुकान नहीं चलेगी, हमें बाकी इंडस्ट्रियों को भी डेवलप करना है। और रशियनों में दिमाग की कोई कमी नहीं, बहुत शार्प होते हैं। तो इन्होंने कहा भाई हमें भी बनाना। तो अब ये किले 10 लाख लोग भारत से जाएंगे, वहां रहेंगे और कुछ आने वाले 10-15 साल में इसको बहुत बड़ा करेंगे। हो सकता है वो आने वाले टाइम में रशिया में ही सेटल हो जाए, हो सकता है आए ना आए, वो तो अलग बातें हैं, जो तो देखेंगे क्या बात बनेगी। तो एक ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब की बार जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर जितने थे, जहां पुतिन को इस कंट्री में लैंड करने की इजाजत नहीं, वहां ममदानी कहता हूँ न्यूयॉर्क में आएगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं अरेस्ट कर लूंगा। ऐसे में भारत में जो उनका स्वागत हुआ है, मोदी जी खुद प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट गए हैं रिसीव करने। मोदी जी की गाड़ी में वो बैठ के आए हैं, अपनी गाड़ी में नहीं है, मोदी जी की गाड़ी में बैठ के आए। फिर पहला डिनर मोदी जी के घर पे था, प्राइवेट डिनर था, मोदी जी के घर पे था। ठीक है जी। सुबह उनका राष्ट्रपति स्वागत भवन में भव्य समारोह हुआ। अभी वो राजघाट हुए, उन्होंने वहाँ महात्मा गांधी जी के समाधि पे फूल अर्पण किए। और अब वो यहाँ जाएंगे हैदराबाद हाउस, जहाँ कई सारी डीलें होनी है। अब आपका सवाल होगा कि ये जो डीलें हैं क्या क्या, मैं आपको ये बता दूं। पहली डील हमारी है जी, एक तो हम S-400 की हमने 5 बैटरियां मंगाई थी, 3 आई है, 2 नहीं आई, वो कब आएंगी। उसके अलावा ये माना जाता है 4 से 7 या 11 S-400 सिस्टम्स हम और मंगा रहे हैं। क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो S-400 ने कमाल दिखाया, 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जहाजों को हमने यहाँ बैठे बैठे गिराया S-400 से। मैं हमेशा कहता था S-400 अटैक सिस्टम भी है, केवल डिफेंस सिस्टम नहीं है। और जो भारत के पास है वो S-450 शुरू से था। अब रशिया के पास लेटेस्ट जो है इसमें वेरिएंट वो S-500, क्योंकि आप मान के चलिए चाइना के पास भी S-300 है। तो अगर हमें S-500 मिलता है या उसके आसपास का कुछ मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी, एक तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात लगभग लगभग तय है, आप मान के चलिए जो हम रशिया से एक सबमरीन लीज करें, अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर, ये बहुत बड़ी सबमरीन होती है, जो हमारा आने वाले टाइम में बहुत कुछ महीनों में K5 मिसाइल रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल है, इसकी रेंज बहुत ही दूर है। इस पर हम MH1 पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हमारा अग्नि का भी एक वर्जन होगा, जो हम कैनिस्टर फॉर्म से सबमरीन से चला सकते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल होंगे। तो उन मिसाइलों को चलाने के लिए बहुत बड़ी सबमरीन चाहिए होगी, तो वो सबमरीन हम रशिया से ले रहे हैं, ये भी लगभग लगभग तय है। उसके अलावा R-37 मिसाइल, R-37 मिसाइल क्या है? ये आपके सुखोई में जब ये R-37 मिसाइल लगेगी तो 200 किलोमीटर दूर यहाँ से मारने की क्षमता की लेटेस्ट मिसाइल है रशिया की, बहुत ज़बरदस्त है। ये Su-57 में भी लगी है। तीसरा काम है जो हमारे पास सुकोई है, उसे कहते हैं Su-30 MKI। MKI मतलब वो इंडिया वर्जन, वो स्पेशल भारत के लिए ही बनता है। और जब आप अनामिका जी उस जहाज़ को देखेंगे आज के डेट में जो हमारे पास है, और इसको कंपेयर करेंगे जो रशिया बेचता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कि भारत में आने के बाद उसमें कई सारी तब्दीलियाँ की जाती, कई सारे बदलाव किए जाते हैं जो हम खुद करते हैं, जो HAL करता है। और एक MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन रशिया का बहुत बड़ा नासिक में है, दशकों से है ये हमारा। तो वहाँ रशियन हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं, हमारे इंजीनियर मिलकर इनकी अपग्रेड, मेंटेनेंस वगैरह सब करते हैं। तो ये जो Su-50, ये जो हमारा R-37 मिसाइल है, ये जो हमारा ये Su-57 MKI है, ये 272 हमारे पास है। इनमें से करीब करीब 200 का ओवरहॉल करना और कुछ का ओवरहॉल हम खुद करें। ओवरहॉल की आप बोलोगे यार ये खराब है क्या, ओवरहॉल की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो, इसमें जो भी कलपुर्जा लगता है, इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कैलेंडर लाइफ। कैलेंडर लाइफ है कि माने आपने आज लगा दिया और इसकी लाइफ है 1 साल। आप जहाज उड़ाओ ना उड़ाओ, 1 साल बाद आपको उसको बदलना ही बदलना है। ये नहीं बोला आपने कैसे भाई साहब हमने तो जहाज नहीं उड़ाया, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया, नहीं, आपको इनको बदलना ही बदलना। दूसरा होता है रन लाइफ। जैसे इंजन है, इंजन की लगभग लगभग रन लाइफ होती है 4000 घंटे। जैसे आपका जहाज उड़ा, काउंट शुरू, जैसे आपने स्टार्ट किया काउंट शुरू। और आपने ये दिन भर जहाज क्या करते हैं, सॉर्टी करते रहते, सॉर्टी यानी कि प्रैक्टिस करते रहते। मान लीजिए आपने 1 महीने में 100 घंटे जहाज उड़ाया, तो आपके 4 साल बाद लगभग लगभग आपको इंजन नया बदलना पड़ेगा, इसको ओवरहॉल करना पड़ेगा। हर जहाज का रूल होता है, हर इंजन की अलग अलग लाइफ होती है। ठीक है जी। अब जब ओवरहॉल होता है, केवल इंजन ही नहीं बदलता, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट। जैसे मैं आपको बताऊं, यही 272 सुखोई
यूपीए के टाइम में थे, कांग्रेस के टाइम में थी, इनकी अवेलेबिलिटी थी 55%। 55% मतलब अगर आप जहाज आज मैं उड़ाना चाहूँ तो 272 में से मेरे लगभग लगभग 160-70 जहाज ही उड़ेंगे, बाकी उड़ने की कंडीशन में ही नहीं थे। किसी का ये पुर्जा नहीं, किसी का ये पुर्जा नहीं, किसी में ये नहीं हुआ, किसी में ये नहीं हुआ। अब इनकी अवेलेबिलिटी जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से एनडीए की सरकार आई है, 95% है। तो अगर आज आपके पास 272 जहाज है तो लगभग लगभग आप 260-65 जहाज उड़ा सकते हैं। बहुत बड़ा होता है। युद्ध के टाइम में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। पहली बात तो ये है। अब जो मैंने कहा था ओवरऑल में एक तो इंजन बदलता है और ओवरहॉल में अपग्रेड भी होता है। एक तो कहता भाई वो तो रिपेयर हो गया, आपने इंजन नया लगा दिया, ओवरहॉल कर दिया। एक है रिपेयर। रिपेयर में आपके रडार्स होते हैं, इसमें ईसा रडार लगता है। ईसा रडार एक फेज अरे रडार होता है जो दूर दूर तक एनिमी के जहाजों को ट्रैक करता है। कितने एनिमी के जहाज एक टाइम में आप टारगेट कर सकते हो। वो फिर एंटेनाज और सेंसर सिस्टम बदलता है, फिर इसके फ्यूजलाज में चेंजेस होते हैं, फिर इसमें कोई भी नए अपग्रेड हो, कोई नए वेपन सिस्टम हो, उनका अपग्रेड होता है। तो मान के चलिए जो आपने 10-15 साल 20 साल पहले सुखोई लिया, आपने उसको अपने हिसाब से एमकेआई बनाया, और आज जब आप उसका ओवरहॉल कराओगे, वो केवल वो इंजन विंजन का नहीं होगा, अपग्रेड भी साथ में होगा। यानी कि जो आज के डेट में सुखोई बनता है, आपका लगभग लगभग जहाज उसके पैरेलल होगा। और फिर जो आपके अपने अपग्रेड है, आपकी जो उसकी जो आपने खुद आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, बदला, वो तो फिर भी आप कर सकते हैं, पर वो जहाज भी बदलेंगे तो उसकी डील होने की संभावना है।